हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। ये हमारी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे कोलान भी कहते हैं, इस बड़ी आंत की सबसे अंदरूनी परत पर जब सूजन और छाले हो जाएं, तब इस कंडीशन को अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। यह एक इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज है। शुरुआत में इस बीमारी के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते और काफ़ी लंबे समय तक मरीज को इस बीमारी का पता नहीं चल पाता। यह बीमारी महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े किसी को भी हो सकती है। तो जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी तो इसमें क्या लक्षण प्रकट होंगे, इसके बारे में जरा बात करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के सभी मरीजों में लक्षण एक जैसे नहीं होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की गंभीरता हमारी बड़ी आंत के किस हिस्से पर है, यानी ये सिर्फ रेक्टम तक सीमित है, या इसमें रेक्टम और सिग्मोइड कॉलम तक सीमित है, या ये डिसेंडिंग कॉलम तक गया हुआ है, या ये आगे बढ़ करके ट्रांसवर्स कॉलम तक या असेंडिंग कॉलम तक बढ़ा हुआ है। हमारी बड़ी आंत का काम, जो हमारी छोटी आंत जो एब्जॉर्ब करती है इसमें से न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद में ये बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत का काम होता है इसमें से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना, यानी नमक, सोडियम, कैल्शियम, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। जब इस बड़ी आंत में परेशानी होती है तब ये पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, और ये पानी और ये खाना मिला हुआ सीधा गीला ही आगे चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब अल्सरेटिव कोलाइटिस परेशानी होती है तब इसमें लगातार दस्त बने रहते हैं, यानी आपको टट्टी पतली ही आएगी, दस्त बने रहते हैं जिसमें अक्सर खून और मवाद आता रहता है। कभी कभी इसमें रात को सोते समय दस्त जाने की तीव्र इच्छा होती है और ऐसे में सोते से जागना पड़ता है। पेट में दर्द और ऐंठन बनी रहती है। मलाशय यानी रेक्टम में दर्द बना रहता है। दस्त जाने की अचानक तीव्र इच्छा होती है जिसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि दस्त जाने की तीव्र इच्छा तो होती है, पर ऐंठन के कारण दस्त करने में असमर्थता महसूस होती है, यानी दस्त हो नहीं पाता है। इससे भूख गायब होने लगती है और वजन कम होने लगता है। इस बीमारी में लगातार स्टूल के साथ खून जाता रहता है, इसलिए अनीमिया की परेशानी हो सकती है। लगातार थकान बनी रहती है और कभी कभी इसमें बुखार भी आता है। यदि बच्चों में अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है तो उनकी ग्रोथ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी में जो लक्षण ये हमेशा एक जैसे नहीं होते, समान नहीं होते। कभी कभी लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया है और कभी कभी इसके लक्षण अचानक से प्रकट होते हैं, यानी इसमें ऑफ एंड ऑन फ्लेयर अप होता है। ये काफ़ी लंबे समय में विकसित होने वाली एक बीमारी है और इसके इलाज करने में भी थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस का लंबे समय तक इलाज न किया गया तो इसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। इसमें आंतों से खून ज़्यादा जाने लग सकता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में खोखलापन महसूस हो सकता है, हमारे जोड़ों में, हमारी त्वचा पर और हमारी आंखों में सूजन हो सकती है, नसों और धमनियों में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं और पेट के कैंसर होने की खतरा होता है। इसमें बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन की एनाटॉमी को समझने के लिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की शुरुआत रेक्टम से होती है, यानी शुरुआत में रेक्टम में सूजन और छाले होते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ती हुई सिग्मोइड कॉलम तक जाती है, फिर और अगर स्थिति गंभीर होती है तो डिसेंडिंग कॉलम तक जाती है। इसके बाद में ट्रांसवर्स कॉलम और असेंडिंग कॉलम तक की फैलती है। हमारे शरीर में बड़ी आंत की शुरुआत हमारा पेट और हमारी दाहिनी जांघ जहाँ पर मिलते हैं वहाँ से शुरू होती है। यहीं पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती हैं, यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से उठ करके ये सीधे ऊपर को जाती है, लीवर को टच करते हुए, ये डायफ्राम को छूते हुए, स्प्लीन को कवर करते हुए आगे से फिर नीचे को मुड़ जाती है और हमारी बाईं किडनी के पास से होकर के नीचे रेक्टम तक जाती है। इसमें जगह जगह लिगामेंट से अटैचमेंट रहता है। हमारी बड़ी आंत की लंबाई करीब 5 फुट होती है और इसकी चौड़ाई करीब 3.5 इंच होती है। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस कई प्रकार की होती है। इसमें जो पहला इसका प्रकार है वो है अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस। अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस में ये शुरुआती लक्षण है। अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस में जो सूजन और छाले होते हैं ये केवल रेक्टम तक सीमित रहते हैं। इसमें मल के साथ खून आना इस बात का संकेत हो सकता है। इसका जो दूसरा प्रकार है वो है प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। ये इससे पहली स्थिति से ज़्यादा गंभीर है, यानी इसमें रेक्टम से लेकर के और सिग्मोइड कॉलम तक सूजन और छाले रहते हैं। इसके लक्षणों में खूनी दस्त, पेट में ऐंठन और दर्द, दस्त जाने की तीव्र इच्छा के बावजूद दस्त करने में असमर्थता महसूस होती है। इसका जो तीसरा प्रकार है लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस। ये कोलाइटिस इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, यानी ये रेक्टम से लेकर के डिसेंडिंग कॉलम तक पूरे में फैली होती है। इसमें खूनी दस्त, पेट में ऐंठन और मरोड़, पेट में बाईं ओर तेज दर्द होता है और दस्त जाने की तीव्र इच्छा रहती है। इसकी जो अगली प्रकार है वो होती है पैनकोलाइटिस। पैनकोलाइटिस का मतलब है पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में सूजन और छाले हो जाते हैं। इसमें अन्य लक्षणों के साथ साथ थकान बनी रहती है और वजन घटने लगता है। दोस्तों, इसके कारणों के बारे में बात करें कि इसके क्या कारण होते हैं, कैसे ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। तो दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस के एग्जैक्ट कारणों के बारे में अभी तक मेडिकल साइंस कुछ कंफर्म नहीं कर सकती,
पर कुछ थ्योरीज हैं, कुछ ऐसा माना जाता है कि इसका जो पहला कारण बताया जाता है वो है हमारी फैमिली हिस्ट्री, यानी हमारा जेनेटिक फैक्टर। यानी यदि हमारे माता पिता में से किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत थी या है, तो बहुत संभव है कि हमें भी कभी न कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत होती। इसका दूसरा कारण माना जाता है कि हमारा एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम, यानी नॉर्मल कोर्स में हमारी जो इम्यूनिटी है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक बैक्टीरिया और वायरसेस को से लड़ती है और उन्हें नष्ट करती है। लेकिन जब ये एबनॉर्मल हो जाए तब ये अपनी ही हेल्दी सेल्स को नष्ट करने लगता है। इस केस में हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की इंटरनल जो लेयर है, इसको डैमेज करने लगती है। इस पर छाले और सूजन बने रहते हैं। इसमें स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड और हमारी इरेगुलर लाइफस्टाइल इस परेशानी को बढ़ाने में मदद करते हैं। दोस्तों, इससे बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं? तो पहला बचाव का तरीका तो यही है कि सबसे पहले आप कृपया उन खाद्य पदार्थों को नोटिस करें जिनसे आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की परेशानी बढ़ती है, और उन खाद्य पदार्थों को खाने से बचें। इसका दूसरा बचाव का तरीका है कि खाना ज़्यादा खाने की अपेक्षा, मतलब खाना नॉर्मल कोर्स में 3 बार खाते हैं, इसमें आप खाना थोड़ा थोड़ा करके 4-5 बार खाइए, पर थोड़ा थोड़ा करके खाइए, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों में काफ़ी राहत मिलेगी। यदि आप घर के बाहर हैं तो कृपया टॉयलेट की जानकारी रखें, क्योंकि इसमें अचानक से दस्त जाने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसी किसी स्थिति में इनवॉलंटरी डायरिया से बचा जा सके। दोस्तों, इसको पता करने का तरीका यही है कि स्टूल टेस्ट जब कराएंगे तब इसमें मालूम हो जाता है कि इसमें कितना ब्लड है, कितना पस सेल्स हैं या कितनी और परेशानियां। अब दोस्तों, इसमें इलाज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारी सलाह यही रहेगी कि अपने पास के नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर साहब पास जाएँ, उनको अपने लक्षण बताएं, वो देख लेंगे कि ये कॉमन कोलाइटिस है या डायबिटिकोलाइटिस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्रोन्स डिजीज़ है, कॉमन डायरिया है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। वो आपसे बातचीत करके उन लक्षणों को पता कर लेंगे कि एग्जैक्ट कारण इसके क्या है, एग्जैक्ट बीमारी क्या है। फिर जो वो दवा देंगे वही बेहतर होगी। हम अपने यहाँ इस बीमारी में जो दवाइयाँ देते हैं उनमें कुछ दवाइयाँ हम बताते हैं। पहली दवाई इसमें होती है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 की 4-4 गोलियाँ या 4-4 बूंद दवा दिन में 3 बार देते हैं। इसमें दूसरी दवाई होती है मर्कार की भी 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। इसकी नेक्स्ट दवाई है कालीबाइक्रोम 30। कालीबाइक्रोम 30 की भी 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। इसमें हमें मदर टिंचर का कम्बिनेशन देते हैं। उसमें 3 मदर टिंचर होती हैं। पहली मदर टिंचर होती है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर, दूसरी मदर टिंचर होती है होलरेना एंटी डिसेंट्रिका, यानी जिसे कुर्ची कहते हैं, ये मदर टिंचर, और तीसरी होती है एगल फोलिया मदर टिंचर। आधे कप पानी में तीनों मदर टिंचर की 10-10 बूंद डाल करके दिन में 3-4 बार देना है। आप लगातार इन दवाइयों को सेवन करते रहें। वैसे ये बीमारी असाध्य मानी जाती है, यानी इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, केवल इसके लक्षणों में आपको राहत मिलेगी। अपनी लाइफस्टाइल सही रखें, खान पान का ध्यान रखें और लगातार दवाइयाँ लेते रहें। दवाइयाँ लेंगे तो आपको ये फ्लेयर अप नहीं होता। आप लगातार दवाइयाँ लेते रहेंगे तो इसमें काफ़ी राहत मिलेगी और आप इस परेशानी से बच सकेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।